नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश भर में 11,45,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। मृत्यु दर कम होकर 2.13% हुई। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की कोविड से मृत्यु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। असम सरकार ने सप्ताह के दिनों में मॉल, होटल और रेस्तरां खोलने के लिए कोविड प्रतिबंधों से छूट दी। पंजाब पुलिस ने जहरीली शराब मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया। इस घटना में 86 लोगों की मृत्यु। और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 14 जिलों के 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित। दोपहर समाचार में अपनी सहयोगी पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 51,255 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में स्वस्थ होने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 65.43% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.13% रह गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 11,45,629 कोविड रोगी स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 54,735 नए मरीजों का पता चला है। कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 17,50,723 हो गई है। 5,67,730 रोगियों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 853 लोगों की मौत की पुष्टि के साथ मृतकों की संख्या 37,364 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 4,63,172 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक देश भर में 1,98,21,831 नमूनों की जांच की जा चुकी है। 1,344 जांच केंद्रों में से 913 सरकारी और 431 निजी प्रयोगशालाएं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में सार्स-कोविड-2 के 1,000 जीनोम को क्रमबद्ध करने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि देश में कोविड संक्रमण से बचाव के लिए 16 तरह के टीकों का परीक्षण विभिन्न चरणों में है। स्वास्थ्य मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक में कोविड-19 से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करने के अवसर पर ये बात कही। बैठक में उन्होंने विभाग के कोविड-19 से जुड़े डाटा कोष का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये कोष फरीदाबाद, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु में बनाए गए हैं। दिल्ली में पिछले एक दिन में कोविड के 1,118 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,36,716 हो गई है। दिल्ली सरकार ने 1,22,000 से अधिक लोगों को इस संक्रमण से ठीक होने की पुष्टि की है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,201 लोग स्वस्थ हुए हैं। बिहार में कोविड की जांच क्षमता का लक्ष्य प्रतिदिन 50,000 तय किया गया है। प्रत्येक जिले की निगरानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को सौंपी गई है। राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के कारण ये निर्णय लिया गया है। इस बीच राज्य में कल अब तक के सर्वाधिक 3,521 नए मामले सामने आए। 54,508 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। पटना में सबसे अधिक 9,358 मामले हैं। भागलपुर में 2,638 और मुजफ्फरपुर में 2,459 लोग संक्रमित हैं। 35,473 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। 18,722 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस रोग से स्वस्थ होने की दर 65% है। राज्य में अब तक 5,76,000 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोविड परीक्षण सुविधा बढ़ाने के लिए अस्पतालों, नर्सिंग होम और प्रयोगशालाओं को रैपिड एंटीजन और आरटी-पीसीआर जांच की अनुमति दे दी है। इस सिलसिले में निजी संस्थानों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। रैपिड एंटीजन के लिए अधिकतम 450 और आरटी-पीसीआर जांच का शुल्क 2,200 रुपये रखा गया है।
कर्नाटका में 1,29,287 कोरोना रोगियों में से 53,648 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 41.5% हो गई है। राज्य में 13,85,552 लोगों की आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच की जा चुकी है। जांच में 100 में से 9 लोग इस रोग से पीड़ित पाए गए। लगभग 78% संक्रमित लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं हैं। राज्य सरकार कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बेंगलुरु के ब्रॉडवे अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। इन्फोसिस फाउंडेशन की सुधा मूर्ति इस अस्पताल में आवश्यक जरूरतों की पूर्ति करने आगे आई हैं। मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने बताया है कि यहाँ 200 बिस्तर का अस्पताल काम करना आरंभ करेगा। मंत्री जी ने हावेरी शहर के 570 वैद्यों को धन्यवाद किया, जिन्होंने कोविड रोगियों का उचित इलाज आरंभ किया है। संडे लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज बेंगलुरु में दुकानें, पार्क और सार्वजनिक वाहन सेवा सामान्य रही, मगर ज्यादातर लोगों ने घर पर ही रहने का निर्णय लिया है। राज्य के अन्य शहरों पर भी लोग बाहर नहीं निकले हैं। मैसूरू के यात्री स्थल जो रविवार को पर्यटकों से भरे होते हैं, वो भी आज खाली दिखाई दिए। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 9,601 नए मामले मिलने से वहां संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4,31,719 हो गई है। 322 लोगों की इस महामारी से मौत हुई। मुंबई में हर रोज संक्रमित होने वालों की संख्या घट रही है, जबकि पुणे और ठाणे जैसे शहरों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र में इस महामारी को रोकने के लिए राज्यव्यापी लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। पिछले 24 घंटों में पुणे शहर में 1,506 नए मामलों के साथ कोविड सकारात्मक मामलों की संख्या सबसे अधिक देखी गई, जबकि मरने वालों की संख्या 23 है। दूसरे नंबर पर ठाणे शहर है, जिसमें 1,222 नए मरीज पाए गए और 41 लोगों की मौत दर्ज हुई, जबकि 1,115 मरीज ठीक हुए। दूसरी ओर मुंबई में 1,047 नए मामले पाए गए और 45 लोगों की मौत हुई। राज्य में 9,601 नए कोविड के मामले पाए गए और 322 लोगों की मौत दर्ज की गई और मृत्यु दर 3.55% पाया गया। 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ाने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने हालांकि मॉल और बाजार स्थानों को 5 अगस्त से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच खोलने की अनुमति दी है। सिनेमा, थिएटर, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। कई जिला कलेक्टरों ने निर्देश जारी किए हैं कि गैर नियमन क्षेत्रों को दी गई रियायतें और राज्य सरकार के दिशा निर्देश नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत सीमाओं में लागू होंगे। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 55 नए मरीजों के मिलने से रोगियों की संख्या बढ़कर 468 हो गई है। ये एक दिन में होने वाले संक्रमण की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। 253 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। संक्रमित लोगों में से 46 अर्धसैनिक बलों के जवान तथा 8 वे नागरिक हैं जो हाल में दूसरे राज्यों से लौटे हैं। मिजोरम में इस समय संक्रमण के सक्रिय मामलों में से 165 सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और सेना के जवान हैं, जबकि 50 नागरिक हैं। राज्य में संक्रमण से ठीक होने वालों का प्रतिशत 54.05 है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि कमल रानी वरुण जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा के लिए जानी जाती थीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कमल रानी वरुण के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि कमल रानी वरुण ने कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कमल रानी वरुण के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वे 62 वर्ष की थीं और लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में कोविड का उपचार करा रही थीं। घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक कमला रानी वरुण योगी आदित्यनाथ सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है।
सफदरजंग अस्पताल में श्वसन रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। #AskAIR का इस्तेमाल करके ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान एम्स की डॉक्टर एस राजेश्वरी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए घरों में रहने और हाथ धोने की आदत के बारे में सलाह दी। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. एम्स की ही डॉक्टर पूर्वा माथुर ने कहा कि संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए सुरक्षित दूरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। Coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter, and that is why it's important to maintain social distancing. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। संस्कृत दिवस पर सुनना न भूलें आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम बहुजन भाषा संस्कृत भाषा सोमवार प्रातः 7:10 से FM समाचार चैनल पर। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति रोजगार मांगने के बजाय रोजगार पैदा करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये नीति 21वीं सदी के युवाओं की सोच, उनकी आवश्यकता, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाई गई है। ये एजुकेशन पॉलिसी जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाने पर बल देती है। यानी एक प्रकार से ये हमारे माइंडसेट में, हमारी अप्रोच में ही रिफॉर्म लाने का प्रयास है। इस पॉलिसी के फोकस में एक ऐसे आत्मनिर्भर युवा का निर्माण करना है जो ये तय कर पाए कि उसको जॉब करनी है, सर्विस करनी है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले को कल संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र दिया कि जीवन में 3 चीजें कभी बंद न करें: सीखना, जिज्ञासा और समाधान। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का अब समय आ गया है। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और नई शिक्षा नीति ने इसे ध्यान में रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत के ज्ञान के साथ साथ भारत की एकता को भी सुदृढ़ करेगी। अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी, उनका और विकास होगा। ये भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएगी। हमारी भारतीय भाषाओं में कितनी ही समृद्ध रचनाएं हैं, सदियों का ज्ञान है, अनुभव है। इन सब का अब और विस्तार होगा। इससे विश्व का भी भारत की समृद्ध भाषाओं से परिचय होगा और एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि विद्यार्थियों को अपनी शुरुआती वर्षों में अपनी ही भाषा में सीखने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमें हमेशा से गर्व रहा है कि बीती सदियों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लीडर्स
हमने दिए हैं, लेकिन ये 21वीं सदी है और तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका और उसको निभाने के लिए और अधिक तेजी से हमें खुद को भी बदलना होगा। और इसी सोच के साथ अब देश में इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्राइज के लिए जरूरी इकोसिस्टम तेजी से तैयार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन विद्यार्थियों को योद्धा बनने और अपना मार्ग तय करने का आत्मविश्वास प्रदान करता है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम ई विद्या के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से देश में पढ़ाई की प्रक्रिया में बदलाव आएगा और इससे ग्रामीण क्षेत्रों से सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए युवाओं की खोज में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में अलग अलग स्तर पर प्रवेश और बीच में छोड़ने की सुविधा युवाओं के लिए स्वागत योग्य कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी, संचार और सूचना टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने आज महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया। भारत एयर फाइबर सर्विसेज के उद्घाटन के साथ ही अकोला और वाशिम जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को मांग के आधार पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त हो जाएगा। इस अवसर पर श्री धोत्रे ने कहा कि भारत एयर फाइबर सर्विसेज से ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत लाभ होगा। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया के एक हिस्से के तौर पर ये सेवाएं शुरू की गई हैं, जिसका उद्देश्य 20 किलोमीटर की परिधि में वायरलेस संपर्क उपलब्ध कराना है। इससे सुदूर क्षेत्रों के उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स टीआईपीएस के सहयोग से बीएसएनएल उचित दर में सेवाएं उपलब्ध कराता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश भर में 11,45,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। मृत्यु दर कम होकर 2.13% हुई। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की कोविड से मृत्यु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। असम सरकार ने सप्ताह के दिनों में मॉल, होटल और रेस्तरां खोलने के लिए कोविड प्रतिबंधों से छूट दी। पंजाब पुलिस ने जहरीली शराब मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया। इस घटना में 86 लोगों की मृत्यु। और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 14 जिलों के 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित। पंजाब में जहरीली शराब दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। केवल तरन तारण में 63 लोगों की मौत हुई है। अमृतसर में 12 और गुरदासपुर जिले के बटाला में 11 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 7 आबकारी अधिकारियों और 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। इस बीच पंजाब पुलिस ने इस मामले में अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण और राजपुरा तथा शाम्भू सीमा के आसपास के इलाकों में छापे मारकर 17 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताया कि छापामारी के दौरान अनेक गांवों और क्षेत्र के ढाबों में बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की गई। बाघूरा गांव से 750 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। गिरोह के काम करने के तरीकों के बारे में पुलिस महानिदेशक ने बताया कि कच्ची शराब ले जा रहे ट्रक चुनिंदा 6-7 ढाबों पर रुकते थे। ढाबा मालिक ट्रक ड्राइवरों को शराब लेकर उन्हें बेचते थे। ये अवैध शराब अमृतसर और आसपास के इलाकों में सप्लाई की जाती थी। राज्य के आबकारी आयुक्त के अनुसार बरामद की गई शराब की रासायनिक जांच की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, लेकिन सरसरी जांच से पता चलता है कि इसे बनाने में पेंट और हार्डवेयर उद्योग में इस्तेमाल की जाने वाली स्पिरिट का इस्तेमाल किया जाता था। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। 74वें स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कार्यक्रमों के संबंध में हम आपके लिए स्वच्छ भारत मिशन पर एक विशेष प्रस्तुति लाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चलाया जा रहा है, जिससे देश में स्वच्छता के प्रति लोगों की धारणा बदली है।
2014 में शुरू हुए इस अभियान में अब तक देश भर में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को सभी राज्य ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। खुले में शौच जाने से मुक्त रहने की स्थिति बरकरार रखने और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के साथ ही कोई भी परिवार शौचालय से वंचित न रहे, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण जारी है। वर्ष 2024-25 तक चलने वाले इस चरण में ठोस और तरल कचरों के प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने भी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके तहत अब तक 4,324 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। 66 लाख से ज्यादा घरेलू शौचालयों और 6 लाख से अधिक सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। वहीं ठोस कचरे के प्रबंधन की दिशा में 99% वार्डों में 100% घरों से कचरे का संग्रह सुनिश्चित किया जा चुका है, जबकि कुल जमा होने वाले अवशिष्टों में 66% का निपटारा किया जा रहा है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 26 जनवरी को अपने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की 2 महिला सरपंचों और 1 नगर निगम अध्यक्ष की सराहना की थी, जिन्होंने अपने अपने इलाकों में कोरोना नियंत्रण के लिए बहुत ही समर्पण और निष्ठा से कार्य किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की कोविड के नियंत्रण में की गई सेवाओं की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना नियंत्रण के उपायों के अंतर्गत अनंतनाग के नगर निगम अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल के अच्छे कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इकबाल को अपने इलाके में छिड़काव के लिए स्प्रेयर चाहिए था, जो किसी अन्य शहर से 6 लाख रुपए में खरीदा जा सकता था। इकबाल ने बाहर से खरीदने के बजाय खुद ही छिड़काव की मशीन बनाई, जिस पर केवल 50,000 रुपए की ही लागत आई। मेरे पास आइडिया आया जब लॉकडाउन पूरे इंडिया में पड़ा तो उस वक्त जहाज भी और ट्रांसपोर्ट भी बंद था, क्योंकि जो बूम स्प्रे मुझे सूरत गुजरात से लाने के लिए मैंने ऑनलाइन बुकिंग करनी थी, बट ड्यू टू ट्रांसपोर्ट नॉन एबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड बाकी सिस्टम, तो मैंने क्या किया, 500 लीटर का बूम स्प्रे कोई 3 लाख रुपए में आता है, कोई 1 लाख रुपए उसका किराया आता था। तो हमने सोचा कि हमारे पास क्यों ना एक मशीन हो। 2500 लीटर हमने टंकी एक बनाई, उसमें हमने टेक्निकली जोड़ा और उसमें बूम स्प्रे से भी ज्यादा हमारे करीबन 18 लाख रुपए बचे उसमें। जम्मू कश्मीर सरकार ने जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचने के लिए पिछले साल अपनी तरह की अनोखी पहल में चलो गांव की ओर कार्यक्रम आरंभ किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना, सरकारी कार्यक्रमों के अमल पर लोगों की राय लेना, स्थानीय स्तर पर आर्थिक क्षमता का आकलन करना तथा ग्रामीण आवश्यकताओं का पता लगाना है। महत्वाकांक्षी बैक टू विलेज कार्यक्रम से सरकारी अधिकारियों और लोगों के बीच संपर्क और संवाद बढ़ा है। इस कार्यक्रम के जरिए आर्थिक गतिविधियों, संभावित क्षेत्रों, प्रमुख समस्याओं, अत्यंत जरूरी सार्वजनिक आवश्यकताओं की पहचान संभव हो पाया है। बैक टू विलेज के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है और सामाजिक मुद्दों के बारे में चर्चा भी होती है। पिछले साल 20 से 27 जून तक पहले चरण में 4000 से अधिक राजपत्रित अधिकारी जम्मू और कश्मीर के पंचायतों में गए थे। इस दौरान लोगों ने 20,000 से अधिक विकास कार्यों की पहचान की और अधिकारियों को सौंपा। इसमें से 7,000 से अधिक कार्य पूरे हो चुके हैं। दूसरा चरण 25 से 30 नवंबर तक आयोजित किया गया था। यह चरण किसानों की आय दोगुनी करने और लाभार्थियों के योजना के 100% कार्यान्वयन पर केंद्रित रहा। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। असम सरकार ने कोविड के दिशा निर्देशों के सख्त पालन के साथ मॉल, होटल और रेस्तरां को खोलने की इजाजत दे दी है। राज्य के मुख्य सचिव ने एक आदेश में कहा है कि मॉल और जिम सोमवार से शुक्रवार तक काम कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, होटल और अन्य आतिथ्य सेवाएं भी शनिवार और रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों में खुल सकते हैं, लेकिन उन्हें कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। लद्दाख के करगिल जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का स्वरूप बदल रहा है। ये अब केवल रोजगार देने वाली योजना नहीं रह गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस योजना के तहत क्षेत्र में रोजगार देने वाली कई इकाइयां खुल गई हैं, जो ग्रामीण लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध करा रही हैं।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दोनों जिलों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत काम मिलने से लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। करगिल का ग्रामीण विकास विभाग मछली पालन, मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट, पिट्स और ग्रीन हाउस जैसे रोजगारों पर ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण लोगों की आमदनी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विभाग ग्रामीण लोगों को इसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का काम भी कर रहा है। विभाग में सह आयुक्त गुलाम मोहम्मद ने बताया कि उम्बा में मछली पालन करने वाले मोहम्मद अली ने मजदूरी रोजगार कार्यक्रम में बहुत तरक्की की है। ये हमने एमजी नरेगा में 2020 का जो प्लान हम तैयार किया था 2019 में, तो उसमें हमने ये कोशिश किया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। करगिल के ग्रामीण विकास विभाग की पहल से किसान खुशहाल और समृद्ध जीवन का सपना पूरा कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से इनायत अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं फैजानुल हक। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों में जलस्तर के बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। बाढ़ का पानी नए क्षेत्रों में फैल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में ये स्थिति और गंभीर हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 36 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक पशु पानी की तेज धार में बह गए। रेल पटरी पर पानी आ जाने के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन अब तक बहाल नहीं किया जा सका है। मुजफ्फरपुर छपरा के बीच कई जगह सड़कें टूट गई है। इसे देखते हुए वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1000 से अधिक पंचायत के विभिन्न गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क बाधित हो गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 29 टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। लगभग 4 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 30,000 लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगभग 9 लाख लोगों को सामुदायिक रसोई के जरिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले 36 घंटों में बारिश नहीं हुई, लेकिन 20 जिलों में 10 लाख लोग अब भी पानी से घिरे हैं। 29,000 लोग राहत शिविरों में हैं। राज्य में अब तक बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 109 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चावल, दाल और अन्य राहत सामग्री बांटी जा रही है। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चेन्नई में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 25 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी को देखते हुए लोगों से अपील की है कि त्योहार मनाते समय सुरक्षित दूरी अवश्य बनाए रखें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में 11,45,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। मृत्यु दर कम होकर 2.13% हुई। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की कोविड से मृत्यु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। असम सरकार ने सप्ताह के दिनों में मॉल, होटल और रेस्तरां खोलने के लिए कोविड प्रतिबंधों से छूट दी। पंजाब पुलिस ने जहरीली शराब मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया। इस घटना में 86 लोगों की मृत्यु।
और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 14 जिलों के 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।